सो हम लोगों ने लास्ट इसमें वी टॉक्ड अबाउट colligative properties. There are 4 colligative properties. First we saw was relative lowering of vapor pressure. This was important क्योंकि vapor pressure lowering होता है, but relative lowering of vapor pressure is actually a colligative property. It depends upon the amount of solute. ठीक है. सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर. ये चारों के इक्वेशंस तुमको मालूम रहने चाहिए. ओके. सेकंड और थर्ड, आई थिंक फर्स्ट इज़ वेरी इजी, डेल्टा पी बाई पी नॉट इजंट इट इक्वल टू एक्स बी. ये अपना फर्स्ट इक्वेशन था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का. सेकंड जो था दैट वाज मोलर मास के लिए अपन ने इक्वेशन डिराइव किया था, और अपने को इन्वर्स रिलेशनशिप मिलता था विथ डेल्टा टी बी. ओके. और सेम इक्वेशन अपने को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मिलता है. और लास्ट जो था वो ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये चारों जो इक्वेशन, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दीज, लेकिन ये चारों इक्वेशन तुमको मालूम होनी चाहिए. ओके. और इनके वेरिएशंस भी थोड़े बहुत मालूम रहने चाहिए. जैसे अपन बिफोर मोलर मास के लिए किस तरह से निकालते हैं, या इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो उसके लिए कैसे निकालते हैं. बट एक कॉमन चीज़ ये थी चारों केसेस में कि वी यूज़ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ये अपन ने देखा था चारों केसेस में, चारों में अपन ने इक्वेशंस देखे थे. ओके. नाउ इफ़ यू लुक एट दीज इक्वेशंस, यहाँ पे इट सीम्स लाइक दीज आर इट्स अ गुड आइडिया. और मैंने तुमको लास्ट इसमें ये भी बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ मोर एक्यूरेट इन डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. अपन ने जो एग्जांपल देखा था जिसमें अपन ने एक प्रोटीन का मोलर मास निकाला था, वो समथिंग 68,000 या 69,000 आया था इसका मोलर मास. सो these things are very sensitive. ऑस्मोटिक प्रेशर, अदर जो होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट. सो ऑस्मोटिक प्रेशर अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके. But that is not the only problem with it. Okay, मतलब accuracy is not the only problem. There are other issues associated with determining the molar mass. होता क्या है कि even if you use any of these 4 colligative property, जो property है it would actually depends upon the number of species, isn't it? Number of species कितने हैं उस solution में, उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन होता क्या है, जैसे अगर मैंने मान लो सॉल्यूट डाल दिया किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डाल दिया और सॉल्यूशन बना दिया, तो क्या अपने को एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पेसीज मिलेंगी जितना मोल्स मैंने उसके अंदर डाला है? इजंट इट? इट्स नॉट पॉसिबल, नो. ओके. इवन इफ आई यूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक NaCl, तो ऑब्वियसली जो डिसोसिएशन है that is going to be different. It's not going to be what we expected. Okay. In case of weak electrolyte also, dissociation is going to create different number of species. Okay. उसी तरह से association भी होता है. कुछ molecules जो है वो join होके dimer या trimer बना देंगे solution में. So even if I add say for example 1 mole, ठीक है, अगर dissociation हो रहा है तो 1 mole से ज़्यादा species उस solution में present रहेंगे, तो अपनी colligative property change हो जाएगी. Okay. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो मोलर मास अपने को अलग मिलेगा एज कम्पेयर टू व्हाट वी शुड गेट. ओके. अगर एसोसिएशन हो रहा है और मैंने अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वाटर में डाले हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है तो हमारा जो मोलर मास रहेगा, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और मोलर मास का इन्वर्स रिलेशनशिप है, इजंट इट? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई तो मोलर मास अपने को ज़्यादा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, जो अपना आना चाहिए था एक्चुअल उससे ज़्यादा मेरे को मिलेगा. एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स. इसको अपन बोलते हैं अबनॉर्मल मोलर मासेस. अंडरस्टूड है? दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज अबनॉर्मल मोलर मासेस. मतलब कि जो अपने को मोलर मास मिलना चाहिए था उससे अलग मोलर मास मेरे को मिल रहा है. ओके. एंड ये अपने को मिलता है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस, नॉट जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस. ओके. ये इंडिकेट नहीं करना चाहता मैं कि ओनली स्पेसीज वुड डिसोसिएट, दे आर गोइंग टू क्रिएट दिस अबनॉर्मल मोलर मासेस. ऐसे भी स्पेसीज है जो एसोसिएट होते हैं डाइमर, एंड दिस इज नेचुरल बेसिकली फॉर मेनी सोल्यूट. कोई ना कोई इंटरेक्शन तो रहेगा ही उनके बीच में इन सोल्यूशन. तो उसके वजह से अपने को अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके वजह से अपना मोलर मास डिफरेंट निकलेगा. इज दिस क्लियर? ये अंडरस्टूड है क्या?
colligative properties depend only upon the number of the species. For electrolytic solution, this is not straightforward. Okay, this is not as simple as we think. Okay, अगर weak electrolyte है तो उसका obviously ionization complete नहीं होता. Okay, और जो number of particles है that would depend upon the concentration itself. ये Oswald के ऊपर depend करता है. If you remember, anybody remembers Oswald's law? Dilute solution है तो ज़्यादा dissociation होता है, isn't it? मतलब कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इन्वर्स रिलेशनशिप. कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहेगा. ओके, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा रहता है. डाइल्यूट सॉल्यूशन में अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा मिलता है. ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन जनरल अपन बोलते हैं कि दे आयनाइज कंप्लीटली. ओके, दैट माइट नॉट बी ट्रू बट इन जनरल दैट इज़ द केस. ओके, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ, वो कितना स्ट्रांग है और किस तरह से इसका डिसोसिएशन हो रहा है. इन आइदर केस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस रिलेटिव टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अपन ने उसमें ऐड किए हैं. अगर मैंने 1 मोल ऐड किया है और पार्टिकल्स अगर डिसोसिएट, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, 1 मोल से ज़्यादा रहेंगे. NaCl का एग्जाम्पल ले लो. जब अपन डालते हैं इसमें तो अपने को क्या मिलता है, Na+ और Cl- आयंस आर फॉर्म्ड. ओके, मतलब मैंने 1 मोल NaCl डाला पानी के अंदर तो अब पानी के अंदर 2 मोल पार्टिकल्स है अप्रॉक्सीमेटली, isn't it? So there are twice as many as moles of particles in the solution. अगर twice as many moles of particles है तो क्या होगा बताओ अभी मेरे को. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, isn't it? I added 1 मोल NaCl तो मेरे को एक्सपेक्टेड था जो भी इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उस हिसाब से आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं. 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स मिले. अगर 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स मिले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहेगी Cp, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं अपन. और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. कितने से, हाफ हो जाएगा, हाँ. isn't it? तो जो मोलर मास है that becomes half. okay, सिंपली बिकॉज ये हो गया. तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि अगर डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट है, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 है ना. पूरे के पूरा सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, डिसोसिएट हो गया है तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1. अगर ये केस आ रहा है तो मोलर मास मेरे को हाफ मिल रहा है. मतलब देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलर मास. क्या मैं ये बोल सकता हूँ? तो यही रिलेशनशिप मेरे को नेक्स्ट इसमें डिटरमाइन करने का है. सो यही हो रहा है अपने को. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सॉरी ट्वाइस हो जाएगी, तो मोलर मास जो है अपना हाफ हो जाएगा. ओके, इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, आई ये टर्म कॉइन किया गया बाय वेंट ऑफ. इसको अपन वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं. आई इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर. ओके, you remember Van 't Hoff, no? One of the earliest chemistry guy who got the Nobel Prize, isn't it? 1902 or something like that. It's one of the earliest guy. तो इसने ये term indicate किया I. Okay, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, Van 't Hoff factor. Very very important. I. So इसको अपन use करेंगे to calculate the actual molar masses of solutes. तो I जो है इसको इस तरह से बताते हैं अपन, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम राउल्स लॉ. ओके, मतलब कि इफ़ आई ऐड 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ओके, तो मेरे को कैलकुलेट करके कितना वैल्यू मिल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का. ओके, और उसके बाद मैं इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करता हूँ. सो दिस इज़ नथिंग बट एक्सपेरिमेंटली. क्लियर है, ये थ्योरेटिकल हो गया. तो इसका रेशो ले रहा हूँ मैं ऑब्जर्व्ड ओवर थ्योरेटिकल. अंडरस्टूड है ना. तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक NaCl का जो एग्जांपल था, NaCl के एग्जांपल में क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई थी, डबल, इजंट इट. नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए थे तो ऑब्जर्व्ड मान लो 2 हो गया, और थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, ओके, इसको ये 1 रहेगा. ओके, और ये रेशो में ही रहेगा, 2/1 के रेशो में ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए. if the theoretical property is 0.5 तो observed colligative property is going to be 1. if the colligative property is whatever 0.75
तो ऑब्जर्व जो रहेगा दैट इज़ 1.5, इजंट इट? ये इसी रेशो में अपने को मिलेगा 2:1 के रेशो में। तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है इस केस में, इजंट इट? जब डिसोसिएशन हो रहा है तो न्यूमरेटर अपना ज़्यादा रहेगा डिसोसिएशन के केस में। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो आई की वैल्यू इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन 1। डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल से ज़्यादा आएगी, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। ओके, सो हमको ये भी मालूम है कि दूसरा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लो एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर डाइमर या ट्राइमर बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो ऑब्जर्व मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डिक्रीज हो गए, इजंट इट? तो ऑब्जर्व क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड लोअर दैन द थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा रहेगी। तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज़ गोइंग टू बी, आई की वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस दैन 1। ओके, दिस इज इन केस ऑफ एसोसिएशन। ओके, ये आगे मैं स्लाइड में बता दूंगा ही। और डिसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, आई इज गोइंग टू बी मोर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ये अंडरस्टूड है क्या? ओके, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बड़े आसान से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर समझ में आता है तो आसान है, नहीं तो फिर वी डोंट इवन नो व्हाट द आई, इसका किस तरह से कोरिलेशन करते हैं ये भी नहीं मालूम होता है। सो इफ़ यू अंडरस्टूड इट देन इट बिकम्स ईजी। ऑलराइट, व्हाट वी नो रिमेंबर इज दैट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका मोलर मास के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स, इजंट इट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू मोलर मास, तो हम बोलेंगे I इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ओके, ऑब्जर्व्ड ऊपर आ रहा है जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले रहे तो, और जब थ्योरेटिकल जब मोलर मास ले रहे तो थ्योरेटिकल ऊपर आ रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट। वी कैन राइट द एंटायर इक्वेशंस ओके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, जो बाकी के टर्म्स है दे आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड अप and what going to end up with theoretical molar mass divided by observed molar mass. Is this clear? Okay, तो ये किस तरह से ध्यान में रखना है ये तुम अपना टेक्निक बना। ओके, क्योंकि अक्सर देखो समझ में तो आता है बट वी गेट कन्फ्यूज कि ऊपर ऑब्जर्व है या नीचे थ्योरेटिकल है, और वट एवर ऊपर ऑब्जर्व है या थ्योरेटिकल है वी कैन एक्चुअली रिमेंबर एट टाइम्स। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू मेक सेंस ऑफ। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखो ऑब्जर्व ऊपर है और थ्योरेटिकल नीचे है। ओके, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है बट ये इट्स फाइन। और मोलर मास अगर ले रहे, क्योंकि ये अगर ध्यान में रखते हो तुम तो ऑटोमेटिकली ये ध्यान में रहता है तुम्हारे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और मोलर मास का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड? तो कोई भी एक चीज़ ध्यान में रखो, दो में से एक कोई भी इक्वेशन ध्यान में रखो, दूसरा इक्वेशन अपने आप ध्यान में रहता है। सो इफ़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो रही है या इनफैक्ट इवन डिक्रीज हो रही है, तो जो मोलर मास मेरे को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी एन अबनॉर्मल मोलर मास, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अबनॉर्मल मोलर मास। ओके, सो वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू जो अपने को मिलनी चाहिए मोलर मास की। एग्जैक्ट तो ऐसी भी नहीं मिलती, अप्रॉक्सीमेट मिलती है, बट इफ़ देर इज़ अ डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो फिर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए आई जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ आयन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये आई की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो आई कैन से आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो इस तरह से भी मैं आई निकाल सकता हूँ। ये मेरे को सीधा सीधा बता रहा है कि कितना डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है ओके एट द इक्विलिब्रियम। ओके, सो अब अपन इक्वेशंस देखते हैं ये सारी चीज़ों का। ओके, वी गोना लुक एट द इक्वेशंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग डिसोसिएशन। तो सबसे पहले अपन डिसोसिएशन के लिए इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स अज्यूम कि वी हैव अ सॉल्यूट विच इज़ एक्स वाई टाइप, इसमें m स्पेसिस x के और n स्पेसिस y के, समथिंग लाइक CaCl2 ऐसा ले रहे अगर मान लो, ठीक है ना। तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, ये होगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस, इस तरह से ये डिसोसिएट हो रहा है। नाउ यहाँ पे कैल्शियम 1 है और क्लोराइड
2 है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू 2 हो जाएगी इस केस में। अंडरस्टूड है? सो इस तरह से अपन ये दिख रहे हैं, जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये डिसोसिएट होगा इस तरह से। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपना इस स्पेसीज का अपन C कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर रहे पानी में और इनका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, जो रहेगा ये दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इटसेल्फ, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। जैसे इक्विलिब्रियम में अपन निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन उसी तरह से निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। C1 माइनस अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी m टाइम्स C अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी n टाइम्स C अल्फा। देखो यहाँ पे अगर लिखते हैं अपन तो ये हो जाता है C1 माइनस अल्फा, this is going to be C alpha and this is going to be 2C alpha. Understood है? So that's how we write, isn't it? तो यही लिख रहे हैं अपन। और इक्विलिब्रियम पे अपन ने बोला था लास्ट वाले स्लाइड पे कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ स्पेसीज डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, isn't it? तो यहाँ पे वही ले रहे हैं, टोटल स्पेसीज ले रहे हैं अपन। टोटल स्पेसीज कौन से प्रेजेंट है? दिस प्लस दिस एट इक्विलिब्रियम। ये टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम, तो वही ले रहे हैं अपन इन द न्यूमरेटर। सबको ऐड कर लो डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विच इज दिस। अंडरस्टूड है? सो ये टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज हमने यहाँ पे ऐड कर दिए और इसको सॉल्व कर दूंगा मैं। ओके, सो यू कैन डू दैट वेरी इजीली। तो व्हाट यू गेट इज I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा m प्लस n माइनस 1। ओके, m प्लस n क्या है? ये कोएफिशिएंट्स हो गए। ओके, अगर सिंपल टर्म में अगर लिखना है सो दिस बिकम्स 1 प्लस अल्फा, जो भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का सम है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, लेट्स कॉल दिस एज x माइनस 1। ओके, एंड दैट्स हाउ यू गेट I। ओके, I की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है। ओके, फ्रॉम द नंबर ऑफ स्पेसेस। इसके लिए तुमको सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम रहना ज़रूरी है। ओके, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका दो चीज़ें अपने को मालूम रहनी चाहिए। इन जनरल जो होता है, अगर मेरे को I की वैल्यू मालूम है for that particular species, if I know the value of I for that species, अब I की value I can figure it out from the molar mass itself, isn't it? देखो किस तरह से अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। मैं थोड़ा सा आगे चले गया, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाता हूँ। लेट्स से यू हैव एन इलेक्ट्रोलाइट, हाउ डू यू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसीज, isn't it? तो यही तरीका है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालेंगे। ओके, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ओके, और हम निकालेंगे थ्योरेटिकल मोलर मास। इसका रेशो ले लिया तो मेरे को I की वैल्यू मिलती है, isn't it? ओके, अब मेरे को I की वैल्यू मिल गई तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन कैलकुलेट अल्फा, isn't it? I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा m प्लस n माइनस 1। m प्लस n तो मैं इक्वेशन से ही बता दूंगा। ओके, और यहाँ पे मेरे को इस तरह से I की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में सेटअप कर सकता हूँ एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ओके, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 m प्लस 1 माइनस 1। सो जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू I माइनस ये क्या हो जाएगा? ओके, m प्लस n की वैल्यू कितनी रहेगी? कैल्शियम का 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से मैं अल्फ़ा निकाल रहा हूँ। अब I की वैल्यू ऑलरेडी मैंने मोलर मास से निकाला है, एबनॉर्मल मोलर मास से, एंड आई कैन गेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर इट। अंडरस्टूड है? जैसे अपन ने डिसोसिएशन देखा वैसे ही एसोसिएशन भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, और इसके लिए थोड़ा सा अलग इक्वेशन बनेगा। सो आई होप कि दिस इज़ वेरी ईजी इक्वेशन टू रिमेंबर। ये तुमको ध्यान में रखना है। अल्फ़ा इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ स्पेसीज हो गया टोटल जो सोल्यूशन I माइनस 1 नंबर ऑफ स्पेसीज माइनस 1। क्लियर है ना? सो दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। उसी तरह से अपन इसके लिए भी एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जब मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं। तो इस केस में या तो डाइमर बनेंगे या तो ट्राइमर बनेंगे। ऑलराइट, इन जनरल जो है यू बेसिकली गेट अ डाइमर। ओके, इन जनरल। ओके, ट्राइमर वाले एग्जाम्पल ही मैंने अभी तक देखे नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल। सो दिस विल कॉज डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो व्हाट हैपन्स टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? It will also decrease. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज। व्हाट हैपन्स टू द मोलर मास? Increase हो जाएगा. इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये जो है दे एक्चुअली फॉर्म डाइमर्स। ओके,
जैसे एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा है वैसे ही बेंजोइक एसिड भी डाइमर बनाता है। सो ये डाइमर का स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह से होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH एंड यू गेट दैट हाइड्रोजन बॉन्ड देयर। सो ये हो गया तुम्हारा एसिटिक एसिड का डाइमर। अगर बेंजोइक एसिड लेते हैं तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी बस, isn't it? So that's going to be the benzoic acid. तो इस तरह से एसिडिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं they can actually make dimer, okay? But there are examples of molecules that can actually make trimers also. For example, nitrogen compounds can do that. सिर्फ मैंने examples में अभी तक देखे नहीं है, that's the point, okay? Not that they don't exist. Probably there is a reason why they are not put into the questions. तो in general जो है, अगर मैं n molecules ले रहा हूँ, ओके, n मॉलिक्यूल्स ऑफ A ले रहा हूँ, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, कपल हो रहे, टुगेदर हो रहे, ओके, दे आर ज्वाइनिंग, सो दे कैन मेक अ डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, व्हाटएवर, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. सो होगा क्या, ओके, वी हैव, लेट्स से वी टेक इनिशियल मोल एज 1, ओके, तो फाइनल मोल जो हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा. अल्फा यहाँ पे हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ओके, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वैसे यहाँ पे अपन अल्फ़ा को बोल रहे डिग्री ऑफ एसोसिएशन. अगर अल्फ़ा मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डाइमर बना रहे या n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कपल हो रहे टुगेदर, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को मिलेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय n, ओके. And so we use again the I equation. So total number of particles हो जाएंगे, this is 1 minus alpha left over of जो undimerized molecules थे वो A, and this is basically dimerized molecule, okay. So ये दो टाइप के स्पेसीज है सोल्यूशन में, जो कपल नहीं हुए हैं और जो कपल हो चुके हैं, okay. And then we put that total number of molecules divided by before जो अपने molecules थे वो. So we get 1 minus alpha plus alpha by n, okay, divided by n basic divided by 1, और इसको अपन i के लिए फिर से सॉल्व करते हैं. So we get i is equal to 1 plus alpha by n, alright, और इसको रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, and what you get is similar type of equation at the end which जो अपन ने इसके पहले देखा था, okay. इसके पहले अपन ने जो इक्वेशन देखा था was i minus 1 divided by, let's call it as x minus 1. x क्या था, x is equal to m plus n, ये था ना अपना, okay, that was for dissociation. Similarly you can also use it for association, which is this equation, okay. So यहाँ पे जो अल्फ़ा है that is equal to i minus 1, okay, जो number of particles थे, okay, number of particles which is x divided by n, okay, ऐसा बोलेंगे अपन इसको -1, alright. तो यहाँ पे number of particles ये जो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगर यहाँ पे देखेंगे, okay, तो i की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, isn't it? i की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है इस केस में, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव रहेगा, isn't it? ये दोनों टर्म पॉजिटिव रहेंगे और इस तरह से अल्फ़ा अपना पॉजिटिव नंबर आ रहा है. ये केस में ये दोनों टर्म निगेटिव आते हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर नेगेटिव नेगेटिव, अपने को फिर से अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव मिलेगा. आई की वैल्यू कम आ रही है ना, इस केस में एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, ओके. लेकिन फाइनली अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर. क्लियर है? तो जो लास्ट बिट जो है अपना दैट इज़ अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर. वेंट ऑफ फैक्टर देखो आई होता है और इसको अलग अलग फॉर्म में अपन लिखते हैं, तो ये अलग अलग फॉर्म ही मैं तुमको दिखा रहा हूँ. नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ओके, दैट इज़ आई. उसी तरह से मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, नॉर्मल यहाँ पे मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, ओके, विच इज़ बेसिकली थ्योरेटिकल. क्लियर है ना? नॉर्मल इज़ थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड जो है दैट इज़ योर प्रैक्टिकल, ओके. और उसी तरह से आई यहाँ पे लिख रहे हैं अपन एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट, एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्स रिलेशन से यू गेट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. उसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूँ
I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इजंट इट? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर जो भी डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन की केस में ये न्यूमरेटर ज़्यादा रहेगा और एसोसिएशन के केस में न्यूमरेटर कम रहेगा दैन डिनोमिनेटर. नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर. क्लियर है? ओके, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आई. अनदर थिंग इज obviously number of particles के जगह I can also put number of moles of particles. okay, so ये moles में भी अपन लिख सकते हैं. so ये सारे equations है basically 4 तरह से अपन I निकाल सकते हैं. you can use colligative property, you can use molar mass, you can use number of particles, or you can use number of moles. alright, so in case of association I जो होता है that is less than 1. make sense? अगर यहाँ पे देखें अपन तो एसोसिएशन अगर हो रहा है तो एसोसिएशन में क्या हो रहा है, ये जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा कम रहेगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा रहेगा, तो आई इज़ लेस देन 1. ओके, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज़ मोर देन 1. ओके, और अगर आई 1 आता है तो इसका मतलब हो गया देयर इज़ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन. Yes, sir. सिंपल है इक्वेशंस एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन. ओके, सो वी हैव 2 grams ऑफ बेंजोइक एसिड है. 2 grams ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड in 25 gram of benzene and it shows a depression in freezing point. depression in freezing point दिया है आपने को 1.62 Kelvin. molar depression constant for freezing for benzene. okay, मतलब Kf की वैल्यू हो गई है, isn't it? molar depression constant. what is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है अपने को, मतलब अल्फ़ा परसेंट में निकालना है अपने को. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड. ओके, हमको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है. ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है. ओके, सो इसको मैं बोलता हूँ, अगर मास ऑफ सॉल्यूट में WB लिखता हूँ तो ये हो जाएगा WA. ओके, ये 2 चीज़ें दी है मेरे को. व्हाट आई हैव ऑल्सो गिवन इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF भी दिया हुआ है. ओके, ये सारी चीज़ें दी है. तो मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजोइक एसिड, डेल्टा TF, KF, ये सारी चीज़ें दी है. कैलकुलेट करना है अल्फ़ा और फिर इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड मोलर मास, क्योंकि अपने को यहाँ पे देखो अभी अल्फ़ा निकालना है ना. अल्फ़ा के लिए मेरे को ज़रूरत काय की है, आई की. यस, सो वी नीड टू फाइंड द आई फर्स्ट. और आई कहाँ से निकालेंगे अपन? मोलर मास से. ओके, क्योंकि बेंजोइक एसिड बता दिया है अपने को, तो इसका तो मोलर मास तो अपने को मालूम ही है, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, इजंट इट? जो थ्योरेटिकल मोलर मास है. अब मैं इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालूंगा यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास से मैं आई निकालूंगा, आई से मैं अल्फ़ा निकालूंगा. सो अल्फ़ा के लिए अपन ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, I - 1 1/n - 1. सो कैलकुलेशन देखो ये रहेगा अपना. ओके, मोलर ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालने के लिए ऑब्जर्व्ड मोलर मास KF, वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF, वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये सारी चीज़ें दी है अपने को. जस्ट प्लग इट इन एंड कैलकुलेट. इसका जो मोलर मास निकलता है दैट इज़ 242. ओके, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड. ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास हो गया. उसके बाद सो यहाँ पे जो नॉर्मल मोलर मास है डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और आई की वैल्यू आ रही है 0.5. ओके, 0.5 लेके कर सकते हो एंड देन यू कैन कैलकुलेट. सो अल्फ़ा इसमें आता है 0. देखो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि आई की वैल्यू देखो कितना है, 0.5 आ रहा है, इजंट इट? 0.5 आ रहा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे, ये अपन मान के चल सकते हैं. तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ रही है, मतलब 100%. इनफैक्ट it is 99.2%. that's fine. okay, so that's how you calculate alpha. so alpha के लिए I निकालना अपने को पड़ता है और I अपन मोलर मास से निकालते हैं. इस तरह से अपना ये फ्लो रहेगा इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने का. okay, so that is the end of this topic. okay, this is the end of solutions. so we're gonna start electrochemistry in the next class. I'm gonna see you next week sometime. okay, if there is no doubt you guys can leave. thank you very much. Bye bye.